Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 102, that is instruction in higher education. The topic of discussion is कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सहकारी अधिनियम विधियां क्या है। सहकारी अधिनियम विधि का मतलब है कि मिलजुल कर सीखने की विधियां। अब ये मिलजुल कर सीखने की विधि क्या है? तो सहकारी अधिगम विधि शिक्षा में एक ऐसी पद्धति है जिसमें छात्र छोटे छोटे समूहों में मिलकर कार्य करते हैं। मतलब स्टूडेंट को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है और वे मिलकर सीखते हैं। मतलब एक ग्रुप कुछ और चीज कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप कुछ और काम कर रहा है, और बाद में दोनों ग्रुप या दो से अधिक ग्रुप मिलकर एक दूसरे को सिखाने का काम करते हैं। इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, मतलब केवल खुद सीखना नहीं है, बल्कि समूह की सफलता भी है। मतलब जिस ग्रुप में जो स्टूडेंट है किसी भी ग्रुप में, उसकी भी सफलता इसे देखती है, क्योंकि सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करके सिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबका इसमें मिला जुला इफेक्ट दिखता है कि किस ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया, और जो ग्रुप अच्छा परफॉर्म करता है बाद में उसको छोटे मोटे गिफ्ट या अवार्ड देकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। अब समझते हैं कि सहकारी अधिगम का महत्व क्या है। स्पेसिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसका सबसे पहला महत्व है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एवरी स्टूडेंट गेट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग पैसिवली एंड इंक्रीजिंग एंगेजमेंट। प्रत्येक छात्र की इसमें सक्रिय भागीदारी होती है। प्रत्येक छात्र एक्टिव होकर काम करता है, जिससे निष्क्रियता कम होती है और सहभागिता बढ़ती है हर छात्र की। तो कहीं ना कहीं इसके स्टूडेंट को एक्टिव करने का एक तरीका भी है। पॉइंट नंबर 2, पीर टू पीर लर्निंग, सहपाठी से सीखना। जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं और 4-5 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है। वे सब मिलकर एक काम को करते हैं और हर ग्रुप कुछ ना कुछ अलग काम करता है। बाद में सारे ग्रुप अपने काम के बारे में बाकी ग्रुप को बतलाते हैं और इस तरह से सिखाते हैं। इससे क्या होता है, जो कमजोर विद्यार्थी होता है, एक ग्रुप में ऐसा नहीं है केवल स्टूडेंट जितने भी हैं सब तेज हैं, उसमें से कुछ कमजोर भी है, कुछ तेज भी है। तो जो तेज स्टूडेंट है वो एक्टिव होकर काम करता है, लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट होगा बैठा नहीं रहेगा, साथ में उसको भी काम करना पड़ेगा, तो उसको भी सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। बात करें कि पूरे ग्रुप का, तो जब एक ग्रुप अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके सब ग्रुप के में उसकी चर्चा होती है कि वो अच्छा काम कर रहा है। दूसरा ग्रुप कमजोर होता है तो उसे इस बात की ग्लानि होती है कि मुझे भी आगे बढ़कर काम करना है। तो कहीं ना कहीं कमजोर स्टूडेंट को इसमें अपने सोच को विकसित करने का मौका मिलता है, एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, एनालिसिस करता है अपने आप को वो, और उसके अंदर कुशलता का विकास होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इससे बढ़ता है, आलोचनात्मक सोच बढ़ती है। पॉइंट नंबर 4, सोशल स्किल डेवलपमेंट, सामाजिक कौशल का विकास। टीम वर्क करने से आपस में बात करने का, अपने विचारों को रखने का, संचार का, सहानुभूति का और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। जब एक टीम में 5-6 स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो टीम का लीडर होगा। बाद में वो टीम को लीड करता है और काम को कंप्लीट करता है। इससे बाकी स्टूडेंट में भी कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि वह भी कभी ना कभी टीम का लीडर बनेगा और टीम वर्क में आगे बढ़कर काम करेगा। तो इससे एक सहानुभूति का अनुभव होता है, संचार का, बातचीत करने का तरीका ठीक होता है और टीम में मिलकर काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडेंट को। पॉइंट नंबर 5, मोटिवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेरणा और जिम्मेदारी। छात्र केवल अपनी शिक्षा ही नहीं बल्कि अपने समूह की सफलता के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। जैसा कि एक टीम वर्क है, तो टीम वर्क में स्टूडेंट केवल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो उस पूरे टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उस टीम का मेंबर जितने भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट कोई भी गड़बड़ी करेगा तो पूरे टीम का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, स्टूडेंट कुछ भी अच्छा करेगा तो उससे पूरे टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सामूहिक जिम्मेदारी है और यही सोचकर स्टूडेंट के अंदर प्रेरणा और जिम्मेदारी का
एहसास होता है। पॉइंट नंबर 6, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। भारत एक विविधता का देश है और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विविधता पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है जो टीम बनाया गया उस टीम के स्टूडेंट में भी विविधता होगी, डिफरेंस होगी कुछ न कुछ। तो विविधता को प्रोत्साहित करती है ये टीम वर्क और सुनिश्चित करती है कि सभी की आवाज़ सुनी जाए, सभी की बात सुनी जाए, जिससे शिक्षा में समानता बढ़ती है। हर टीम की बात सुनी जाती है, हर स्टूडेंट की बात सुनी जाती है, जिस टीम जो परफॉर्म करना चाहता है, और इससे सबको सुनने और सीखने का मौका मिलता है। आगे देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ अप्लाई कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में हम लोग सहकारी अधिगम का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ग्रुप प्रोजेक्ट, स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन असाइनमेंट, डिवाइडिंग टास्क एंड कंबाइनिंग रिजल्ट इनटू ए कलेक्टिव प्रेजेंटेशन। छात्र परियोजनाएं तैयार करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे, असाइनमेंट मिलकर करेंगे, कार्य को बांटेंगे आपस में, और जो रिजल्ट आएगा उसको वो लोग प्रेजेंट करेंगे सभी टीम के सामने। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ग्रुप जो है वो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट में सब मिलकर, सारे ग्रुप के मेंबर मिलकर काम कर रहे हैं, जो काम को बांट कर करते हैं और बाद में उसको मिलाकर एक कंबाइन रिजल्ट निकालते हैं, और उसी रिजल्ट को फिर सभी ग्रुप के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये एक क्लासरूम टीचिंग में अच्छा रोल प्ले करता है, स्टूडेंट एक्टिव होकर सीखने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पीर ट्यूटरिंग, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हेल्प वीक वंस। इसमें सहपाठी शिक्षण सामने आता है, और जो तेज छात्र होता है, मजबूत छात्र होता है, वो कमजोर छात्रों को सिखाने का काम करता है, मदद करता है इसमें, और फिर दोनों मिलकर ज्ञान को मजबूत बनाते हैं। मतलब कमजोर छात्र भी अब कमजोर नहीं रह जाता, टीम वर्क करने से वो भी मजबूत हो जाता है। तो क्लासरूम टीचिंग में ये अच्छा रोल प्ले करता है कि इसमें कमजोर और तेज छात्रों को मिला दिया जाए, तो जो कमजोर छात्र रहेगा वो भी धीरे धीरे तेज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, डिस्कशन सर्किल, चर्चा मंडल। छोटे छोटे ग्रुप में स्टूडेंट को बांटकर उन्हें एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जब वे डिस्कशन करते हैं तो बाकी स्टूडेंट का दृष्टिकोण भी बदलता है, वो भी उस विषय को समझते हैं, क्योंकि हर टीम एक अलग अलग विषय पर काम कर रहा है, बाकी टीम उस विषय को नहीं जानते जो एक टीम कर रहा है। तो जब डिस्कशन होता है तो बाकी टीम भी उन चीज़ों को बारे में समझ पाते हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरा क्लास एक दूसरे के काम को जान गया और सब में सीखने की कहीं ना कहीं भावना आई। पॉइंट नंबर 4, जिगसॉ मेथड, जिगसा विधि। प्रत्येक छात्र एक विषय का हिस्सा सीखता है और फिर उसे अपने समूह को सिखाता है, जिससे उसमें जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। मतलब हर छात्र एक पार्ट को करता है और किसी एक ग्रुप के एक पार्ट को करता है और बाकी स्टूडेंट के बीच इस चीज़ को शेयर करता है। इससे क्या है कि हर स्टूडेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारी दिखती है कि मेरा भी कुछ जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 5, थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर का मतलब हुआ कि स्टूडेंट पहले व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, खुद सोचता है पहले, फिर अपने ग्रुप में इस बात की चर्चा करता है और अंत में पूरे क्लास में इसकी चर्चा होती है। तो अल्टीमेटली एक स्टूडेंट के थॉट को सभी क्लास के सभी स्टूडेंट सुन पाते हैं और समझ पाते हैं और फिर डिसाइड कर पाते हैं ये सही है, गड़बड़ है, जो भी है उसको फिर करेक्शन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, रोल प्लेइंग एक्टिविटी, भूमिका अभिनय गतिविधियां। प्रत्येक छात्र अपनी एक रोल को प्ले करता है और उस रोल को प्ले कर कर टीम वर्क पूरा करता है और जो प्रॉब्लम उसे दिया गया है, जो काम उसे दिया गया है, जो प्रोजेक्ट उसे दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेता है। पॉइंट नंबर 7, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान। जब ग्रुप मिलकर काम करेगा तो एक समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। जटिल से जटिल प्रश्न का भी यहाँ समाधान निकल सकता है
प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन निकल सकता है, जिससे आलोचनात्मक सोच बढ़ती है और रचनात्मकता भी बढ़ती है। आगे देखते हैं कि सरकारी अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं। मेजर मेथड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, तो इसकी पहली विधि है जिगसॉ विधि। जिगसॉ विधि क्या होती है, तो किसी विषय को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं और एक ग्रुप के सभी स्टूडेंट को उस पार्ट का एक एक हिस्सा दे देते हैं, जिससे वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, विशेषज्ञ बन जाते हैं और पूरे ग्रुप को सिखाते हैं। इससे सहयोग और जिम्मेवारी की भावना बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2, थिंकिंग पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर का मतलब है स्टूडेंट पहले खुद सोचते हैं, फिर अपनी सोच को अपने ग्रुप को बताते हैं और फिर उस ग्रुप की सोच को पूरे क्लास में शेयर किया जाता है, यानी सभी स्टूडेंट उसको जान जाते हैं। इससे स्टूडेंट के अंदर आलोचनात्मक सोच बढ़ती है और संचार कौशल बढ़ता है, मतलब बातचीत करने की क्षमता बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3, टीम असिस्टेंट इंडिविजुअलाइजेशन। टीम असिस्टेंट इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब यह है कि छात्र व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, लेकिन टीम उन्हें सहायता और मार्गदर्शन देती है। मतलब एक छात्र काम कर रहा है, लेकिन उसका जो टीम है वो सब मिल के उसे बतलाते हैं क्या काम करना है और कैसे करना है, हेल्प भी करते हैं। इसमें दूसरी पॉइंट यह है कि कमजोर छात्र को सहयोग मिलता है, क्योंकि जो तेज छात्र होते हैं वो कमजोर छात्रों को बतलाते हैं कैसे करना है, तो उसे भी सीखने का अवसर मिलता है। पॉइंट नंबर 4, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि स्टूडेंट अकेले काम नहीं करता, बल्कि पूरा ग्रुप काम कर रहा होता है। छात्र किसी विषय पर शोध करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं। यह विधि अनुसंधान कौशल और टीम वर्क को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 5, राउंड टेबल तकनीक। राउंड टेबल तकनीक का अर्थ यह है कि एक ग्रुप के सभी छात्र बारी बारी से अपना विचार या उत्तर को लिखते हैं और सभी को भागीदारी का अवसर मिलता है और इससे विविध दृष्टिकोण सामने आते हैं और फिर बाद में वो कंबाइन होकर एक बन जाता है। अब समझते हैं इसके लाभ क्या है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के लाभ ये है कि सहयोग और टीम भावना का विकास होता है, मतलब स्टूडेंट में सहयोग की भावना होती है और टीम में मिलकर काम करने का भावना भी बढ़ता है इससे। पॉइंट नंबर 2, आलोचनात्मक सोच की समस्या समाधान कौशल में वृद्धि। कोऑपरेटिव लर्निंग से क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर आलोचनात्मक सोच बढ़ती है, मतलब किसी चीज के बारे में सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और समस्या समाधान करने की कुशलता बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3, अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम पीयर। कमजोर छात्र अपने सहपाठियों से सीखते हैं और सीखने का मौका मिलता है। इससे कमजोर छात्र कमजोर नहीं रह जाता, धीरे धीरे वो भी तेज हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल। संचार और नेतृत्व कुशलता का विकास होता है, बातचीत करने की क्षमता बढ़ती है और नेतृत्व कुशलता भी बढ़ती है। अब इसकी चुनौतियां क्या है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग की चुनौती है अनइक्वल पार्टिसिपेशन विद इन द ग्रुप। ग्रुप के सभी छात्र एक्टिव होकर काम कभी कभी नहीं करते। कुछ लोग कामचोरी करने लगते हैं और काम से भागते हैं और शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं और बाकी स्टूडेंट पर उसका काम को करने का बटन आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर छात्र एक्टिव एक जैसा नहीं होता। कुछ कमजोर छात्र धीरे काम करते हैं और तेज स्टूडेंट जल्दी काम करते हैं, तो फिर जो तेज स्टूडेंट का टाइम है वो वेस्ट हो जाता है और अपना टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाता। पॉइंट नंबर 3, टीचर्स नीड एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस। शिक्षक को इसके लिए विशेष निगरानी रखनी पड़ती है और मार्गदर्शन देना पड़ता है। शिक्षक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो ये इसकी चुनौतियां हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।